अब सवाल बहुत बड़ा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आखिरकार हिजाब के नाम पर विवाद कौन पैदा करना चाहता है। कैसे वक्त में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के और धर्म के जो ठेकेदार हैं उन पर सीधा वार किया है। और आगे हम आपको ये भी दिखाएंगे कि अखिलेश यादव की खामोशी हिजाब पर कहती क्या है। क्या अखिलेश यादव को हिजाब शब्द से डर लगता है? क्या अखिलेश यादव अपनी जबान पर हिजाब शब्द लाना नहीं चाहते? डिबेट को कर देते हैं ओपन। यासिर जिलानी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी हैं मेरे साथ, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकदल और आलोक मेहता एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज मेरे साथ में हैं। अरविंद मोहन जी कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज भी मेरे साथ में हैं। यासिर जिलानी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा, ये जो हिजाब का विवाद है कर्नाटक से चला, तब भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठाए गए। ये चल करके उत्तर प्रदेश पहुंचा। उत्तर प्रदेश में भी कहां पहुंचा? पूर्वांचल में। पूर्वांचल में भी कहां पर पहुंचा? जौनपुर में। जौनपुर यानी बनारस से लगभग 55 किलोमीटर दूर। जौनपुर जो गोरखपुर के पास में है, जौनपुर जो अवध के पास में है, जो पूर्वांचल के पास में है, जो विंध्याचल के पास में है, यहां पर अगर हिजाब का विवाद पहुंचा है, इसके पीछे आपको क्या कोई अलग किस्म की इंटेंट नजर आती है? कोई ऐसी इंटेंट नजर आती है कि यूपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मुझे अलग तरह का जो माहौल खड़े करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है या विपक्ष कर रही है, तो मुझे नहीं, पूरे भारत को एक सुनियोजित और संगठित तरीके से जो कांग्रेस, ये संगठित धार्मिक माफिया कौन है? बताता हूँ। आप देखिए कि कहाँ से शुरुआत हुई है। एक कर्नाटक के एक स्कूल से जो शुरू हुआ मामला है, वो पाकिस्तान पहुंच जाता है, वो इस्लामिक कई सारी कंट्री में चला जाता है, वो नोबेल प्राइज मलाला जो कि इसी बुर्के और हिजाब के खिलाफ लड़के उन्होंने नोबेल प्राइज, मैनचेस्टर क्लब के एक फुटबॉल प्लेयर की जबान पर भी आ जाता है, इंटरनेशनल हो गया है, मलाला ही नहीं। उसके बाद उसका जो पूरा का पूरा चरित्र जब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष पीवी श्रीनिवास इसमें याचिकाकर्ता बनता है, तो इससे बड़ी साजिश, संगठित और सुनियोजित तरीका, संगठित सुनियोजित साजिश। ठीक है, अभिमन्यु त्यागी है मेरे साथ में। अभिमन्यु त्यागी, सांप्रदायिक सौहार्द आप लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल फैब्रिक बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक ताना बाना खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक के विवाद को आप जिंदा रखना चाहते हैं, इसे आप खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि कहते हैं राजनीति में गड़े मुर्दे जितने ज्यादा उखाड़ते रहोगे उतना ही ज्यादा फायदा होता जाएगा। बीवी श्रीनिवास को यह जरूरत क्यों आन पड़ी कि जाकर के पिटीशन फाइल करने लगे? ये तो छात्रों का मामला था, ये तो एक सरकार का मामला था, ये तो प्रशासन का मामला था। देखिए, अगर कहीं किसी मुद्दे पर धार्मिक आधार पर कहीं नफरत फैलाने का काम अगर कहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है। आज शक और संदेह होता है आमजन को, जब भी कोई ध्रुवीकरण का या हिंदू मुसलमान की या जिस तरह से अभी किसान का आंदोलन हुआ, इन लोगों ने नैरेटिव बनाने की कोशिश करी। जब मोदी जी ने किसान आंदोलन में 3 कृषि कानून वापस लेने की बात करी तो वहां से भी किसान नहीं उठे थे। आप हिजाब की बात करें, मोदी जी पे संदेह था। आप हिजाब की बात करें, देखो, मैं किसान पर नहीं जा रहा कि माननीय मैं कानून पर नहीं जा रहा। जब के लिए एक टॉपिक पर बात होती है ना, एक अच्छी डिबेट वो होती है एक टॉपिक की लाइन लेंथ को समझा जाए। मेरे टॉपिक की लाइन लेंथ बिल्कुल क्लियर है कि कर्नाटक का हिजाब विवाद उत्तर प्रदेश में आखिरकार जिंदा रखने की कोशिश कौन कर रहा है। मेरा एकदम क्लियर है, मैं दाएं बाएं होता ही नहीं, मुझ में कोई विभ्रम है ही नहीं। आप में होगा, मुझ में नहीं है। त्यागी जी, श्रीनिवासन जी कोर्ट गए हैं, किस लिए गए हैं? अगर कोर्ट की इसके प्रति कोई गाइडलाइन आती है धार्मिक लिबास को लेकर तो कांग्रेस पार्टी उसका पालन करेगी, इस देश के नागरिक उसका पालन करेंगे। जब तक कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं आती, कोई आदेश नहीं आता, तब तक करते रहे भाजपा राजनीति। हम तो कभी भी तोड़ने की बात करते ही नहीं है, हम तो जोड़ने की बात करते हैं। ठीक है, अभी देखिए किस तरह से हुड़दंगियों ने वहां एक लड़की का पीछा करा, एक वीडियो आ रही है, हंगामा करा, जय श्री राम के नारे लगाए। या भगवान राम के नारे के साथ हम महिलाओं को डराएंगे, अपमानित करेंगे? भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो महिलाओं को अधिकार की बात करते हैं, जिनकी इस तरीके के संदेश है, जो जोड़ने की बातें करते थे, उनके नाम पर हम इस तरह से वैमनस्यता नहीं फैला सकते। तो इसलिए कोर्ट का डिसीजन आना चाहिए इसके प्रति कि धार्मिक लिबास क्या हो क्या नहीं हो। अगर कोई गाइडलाइन आए तो अच्छा हो, हम उस पर बहुत अच्छी टिप्पणी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। रोहित अग्रवाल जी, एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि अंग्रेजी में अगर मैं कहूं, बहुत अनफॉर्चुनेट है, हिंदुस्तान की राजनीति में हर एक मुद्दे की उम्र होती है।
जब तक उसका फायदा उठाया जाए ठीक है, जब ऐसा लगने लगता है कि पॉलिटिकली इनकैश कर लिया गया है, यानी अगर देसी भाषा में मैं कहूं रस चूस लिया गया है, तो इसे बैक बर्नर पर डाल दिया जाता है। ये बताएं, हिजाब विवाद का रस यूपी की राजनीति में कब तक जिंदा रहेगा? कर्नाटक से चला है, जौनपुर पहुंचा है, टीडी कॉलेज में भी बवाल हो गया है। देखिए, बड़ा दुखद है कि आज विश्व जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है और मेटाफर्स की बात कर रहा है, और हमारे देश के अंदर हम बात कर रहे हैं धर्म के नाम पे, हम बात कर रहे हैं हिजाब के नाम पे, हम बात कर रहे हैं जिन्ना के नाम पे। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं राजनेताओं को भी समझना पड़ेगा कि आप देश को कहां लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, आप खाली सत्ता में बने रहने के लिए, आप देश को गुमराह करना चाहते हैं, आप खाली अपनी रोटियां सेकने के लिए देश को गुमराह करना चाहते हैं। आज 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 युवा नौकरी मांग रहा है, किसान अपनी फसल का मूल्य मांग रहा है, और ये बात कर रहे हैं धर्म के नाम पे, ये बात कर रहे हैं जातियों के नाम पे। मुझे लगता है जो डिवाइड एंड रूल है ना, ये अंग्रेजों के साथ चले जाना चाहिए था। हम मानते हैं कि आपने अंग्रेजों की दलाली की थी, आपने अंग्रेजों के लिए बहुत मदद की थी, चिट्ठियां लिखी थी, माफी वीर हुआ करते थे आप लोग। हाँ। पर कम से कम अब देश को आगे बढ़ने दीजिए। अब रुक जाएं आप। देश का टीम पीसीआर मेरी आपसे गुजारिश है कि पहली ब्रेकिंग न्यूज जो जौनपुर के टीडी कॉलेज यानी तिलकधारी महाविद्यालय की जो पहली ब्रेकिंग है, ये भी स्क्रीन पर लगातार चलाते रहें, क्योंकि यही वो ब्रेकिंग है जिसके जरिए हम ये दिखा रहे हैं कि कर्नाटक की जो हिजाब की आग है कैसे उत्तर प्रदेश तक भी पहुंची है। हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज लगातार चलती रहनी चाहिए। अब मैं आलोक मेहता जी को बीच में लेकर के आता हूं। आलोक जी, किस्मत से मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं, और मेरी बड़ी किस्मत है कि मैं इसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और फॉर्चुनेटली मैं इसी टीडी कॉलेज का पढ़ा हुआ हूं जहां से उत्तर प्रदेश के में ये हिजाब विवाद आया है। मैंने सालों तक यहाँ पर पढ़ाई की है। मैं आपसे ये बताता हूं कि यूपी में कभी भी हिंदू मुसलमान हमने जाना ही नहीं, यूपी में शिया सुन्नी कभी भी हमने जाना ही नहीं। कर्नाटक से अगर हिजाब विवाद उत्तर प्रदेश में और खासतौर से जौनपुर में आ गया है, जौनपुर जो कि पूर्वांचल का गढ़ है, तो इसके इंडिकेशंस क्या हैं, इसके मायने क्या हैं, क्या नजर आता है आपको? भविष्य में क्या किए जाने की कोशिश हो रही है? ये एकाएक हिजाब विवाद एकाएक बढ़ जाना, एक जमाने में शाहीन बाग दिल्ली में बना, पूरे हिंदुस्तान में बनाए जाने की कोशिश की जाने लगी, नकाब, हिजाब, बुर्का, अब पूरे हिंदुस्तान में आग फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं आपको आलोक जी? देखिए राशिद जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसी कॉलेज से आए हैं, तो आप तो खुद ही प्रमाण है कि वहां पर नहीं हो सकता। इसी तरह से मैं हाल की इस कोविड काल में एक जिसे कहना चाहिए कि एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार, उनके बेटे का निधन हुआ, तो उस समय में वो तो वहां नहीं थे या कहीं भी होंगे, तो उस समय जो है सारे ही जो उनके मुस्लिम भाई हैं लखनऊ में, मैंने मुस्लिम परिवार के लोग हैं, युवा, वो लेकर उनको लेकर गए अंतिम संस्कार से पहले भी, तो आप अपने कंधों पर उठाकर, तो ये भाईचारे की भावना उत्तर प्रदेश में रही है। और मैं ऐसे लाखों परिवार हैं, जैसा आपने कहा, मैं तो यही मानता हूँ, जो एक कल्चर है। और मैंने कहा ना, जिन पत्रकार का मैंने जिक्र किया वो बिल्कुल आरएसएस के रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता उनके पैर छूते थे, और मुलायम सिंह जी भी पैर छूते थे। मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ, शायद समाजवादी पार्टी या कांग्रेस वाले अपने जाके पूछते हैं, यूपी के लोग उनके नाम बता देंगे। ऐसी स्थिति में ये भावना थी, इसलिए मैं कतई ये मानने को तैयार नहीं हूँ इसके पीछे साजिश नहीं है। साजिश है, इसलिए ज्यादा हम लंबी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, शाहबानो केस में क्या हुआ था, अदालत के फैसले के बाद क्या किया गया था तुष्टिकरण के लिए, आप वही, उनको फार्मूला वही है जो चाहिए, जो जिन पार्टियों को, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, एक पार्टी का सवाल नहीं हो सकता है वहां पाकिस्तान से कोई प्रायोजित हो। हम तो कांग्रेस को भी माफ कर, श्रीनिवास क्या चीन या पाकिस्तान के एजेंट है? वैसे अभी ताजी कुछ घटनाएं सामने आई हैं कि इनके जो बड़े नेता जो अभी विदेश में थे, तो वो क्या वहां लंदन में किसके साथ मिले, क्या वो चाइनीज थे? चाइनीज के कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई? मेरा ख्याल है इसलिए सारी साजिश चाइना है कि पाकिस्तान है, कांग्रेस है कि दूसरी पार्टी है, ओवैसी है। देखिए, निश्चित रूप से जो भाईचारा वहां रहा है, मैं नहीं कहा जीते, किसानों के मुद्दे पर पार्टी हारे जीते उससे हमें बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि इस मुद्दे पर जहां बच्चों के मन में सबसे बड़ी मेरी आपत्ति है, स्कूली बच्चों के लिए इस मुद्दे को उठाना एक घोर अपराध है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, आप कैसे ही किसी भी प्रदेश में स्कूली बच्चों को क्यों मोहरा बना रहे हैं? छात्र आंदोलन होते थे, श्रीनिवास, इनको दिल्ली में कहीं खड़े हो जाए बाहर, 10 आदमी पहचानता है क्या? ऐसे ऐसे लोगों को राहुल गांधी अपना सबसे बड़ा मानते हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश के काबिल लोग थे, आरपीएन सिंह,
त्यागी जी कह देंगे कि वो बहुत ही नालायक थे, उनको क्यों बनाया गया था, या तो वो गाली दे दे, करेक्ट। कहें कि वो बिल्कुल अयोग्य थे और चले गए। जितिन प्रसाद चले गए, उनके पिता कितने बड़े नेता थे जिन्होंने कांग्रेस को उसके लिए क्या योगदान दिया। कितने ही ऐसे नेता रहे जो सब आपके साथ चले गए, इसलिए कि आप वही राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल वहां पर कोई काम नहीं किया गया, बिल्कुल पार्टी बर्बाद हो गई है। समाजवादी पार्टी ठीक है, उसको वोट मिल रहा था, इसलिए मैं कहता हूं क्यों शंका श्रीनिवास पर जा रही है जो त्यागी जी कह रहे हैं, इसलिए कि समाजवादी पार्टी को तो मुस्लिम वोट मिल रहे हैं, लोग मानते हैं कि उस तरह होता है ध्रुवीकरण, तो अधिकांश वोट उनको मिल रहे हैं। और मोदी जी ने जो आज कल कहा वो साफ बिल्कुल सही बात है। हमारी इंडिया न्यूज पर वो पुराने वीडियो सारे उठा के देख लीजिए, पिछले 1 महीने में जो हुए हैं। मुस्लिम लड़कियां, महिलाएं पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहती है हाँ मोदी को उनको लिए वोट देना चाहते हैं, हमें अनाज मिला, हमें सहायता मिली, हमें आयुष्मान भारत मिला। ठीक है, ये यदि स्थिति है, वो कोई हमारा प्रायोजित नहीं है, वो सरकार का विज्ञापन नहीं है। आप रिपोर्टर आप भी लेकर चले जाए कोई भी आदमी, तो मेरा ये कहना है कि ऐसी स्थिति में बच्चों का इस्तेमाल करना ये ऐसा अपराध है जो राष्ट्रद्रोह से बड़ा अपराध। आपने इतना बड़ा मेरी डिबेट को कैनवास दे दिया है ना आलोक जी, आपने एकदम ठीक कहा। हिंदुस्तान में शाहीन बाग होता है तो इसे छात्रों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, दिल्ली दंगे होते हैं छात्रों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, आजादी के नाम के मार्च, आजादी के नाम के अगर नारे गढ़े जाते हैं जेएनयू से निकाल करके पूरे देश भर के छात्रों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। हिजाब के साथ भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन अरविंद जी, अगर बीच इलेक्शन में हिजाब आ जाए, अगर पश्चिम से होकर के रुहेलखंड जाने वाले इलेक्शन के बीच में हिजाब आ जाए, अगर अवध बुंदेलखंड की तरफ जाने वाले इलेक्शन के बीच में हिजाब आ जाए, तो क्या पोलराइजेशन होगा? क्या हिजाब के नाम पर ध्रुवीकरण होगा? देखिए, जो तत्व कर्नाटक में एक्टिव थे वो उत्तर प्रदेश में ना हो ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने कर्नाटक में ये मसला बनाया वो उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश आपका कॉलेज हो, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, हमारे परिवार में बंटवारा जिस किस्म का हो रहा है, वो बंटवारे की पॉलिटिक्स कौन लोग चला रहे हैं, कैसे चल रहा है, ये गौर करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर स्कूल में प्रिस्क्राइब्ड है ड्रेस, तो ड्रेस सबको पहनना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक राइडर ये है कि जो चीजें सबके लिए होनी है, जैसे मान लीजिए हेल्थ का मामला है या शिक्षा का मामला है, जिसको आप चाहते हैं कि हर आदमी को शिक्षा देनी है, क्या ये पॉसिबल है कि हर आदमी को ड्रेस पहना सकते हैं? हर आदमी के इलाज में क्या ये पॉसिबल है कि आप छंटनी कर सकते हैं कि हम हिंदू का इलाज करेंगे, मुसलमान का नहीं करेंगे? तो जिन चीजों में ये छंटनी संभव है कि मिलिट्री का ड्रेस पहनना जरूरी है, मिलिट्री की नौकरी करनी है, पुलिस की नौकरी करनी है तो वो जरूरी है। इवन पत्रकारों के लिए हम कह सकते हैं कि नहीं, एंकरों को तो भाई टाई और सूट पहन के आना ही होगा। एक्सपर्ट आ रहे हैं, उनको फॉर्मल में आना पड़ेगा, उनको कुर्ता और धोती पहन के नहीं आ सकते। इस तरह की बंदिश लगा सकते हैं क्योंकि इसमें चॉइस है और आप इसको मान सकते हैं। लेकिन जहां सारे विद्यार्थियों का मामला है और सबको शिक्षा देने की बात हम कर रहे हैं, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, वहां इस किस्म की फॉर्मेलिटी नहीं चल सकती। और अगर लड़की कोई हिजाब पहन के अपने कल्चरल वजह से आती है, कोई बुर्का पहन के आती है, कोई शिखा रखता है, कोई जनेऊ पहन के आता है, ये भी सब आपकी पहचान का हिस्सा है। तो ये मसला नहीं बनना चाहिए, ये व्यक्तिगत आजादी का मसला है। इसको अब आप ये कह सकते हैं कि मिलिट्री में कोई, जैसे क्रिकेट टीम में कई दफे मैं देखता हूं तो मुझे बहुत भद्दा लगता है कि कोई इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ाए हुए है और क्रिकेट टीम में क्रिकेट के ड्रेस पहन के खेल रहा है। जब ड्रेस कोड वो मानता है तो इस किस्म की दाढ़ी भी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो आप इन जगहों पे तो इसको बांट सकते हैं, लेकिन जहां यूनिवर्सल मामला है कि हर किसी को शिक्षा देनी है, हर किसी को स्वास्थ्य सुविधा देनी है, हर किसी को भोजन देना है, तो उस जगह फिर इस किस्म का बंटवारा नहीं कर। आप ट्रेन में चढ़ते हुए ये नहीं कर सकते कि इसमें कोई दाढ़ी वाला नहीं आएगा, इसमें कोई पगड़ी वाला नहीं आएगा, इसमें कोई टोपी वाला नहीं आएगा। इस किस्म की बंदिश लगाना असंभव भी है और उचित भी नहीं। मैं यासिर जिलानी, यासिर जिलानी, एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे कि ठीक है, ये एक हिजाब का जो इशू है वो तो है ही, लेकिन चूंकि केंद्र में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार, आपको लगता नहीं कि सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी ही बनती है कि हिजाब के नाम पर माहौल खराब ना हो? क्योंकि हिजाब के नाम पर पाकिस्तान के वो लोग जिनसे अपना घर संभाले नहीं संभल रहा, वो भी बयान देते हुए आगे आते हैं। मैनचेस्टर क्लब के एक फ्रेंच प्लेयर हैं, उन्होंने भी बयान दे दिया है। मलाला यूसुफजई तक ने भी बयान दे दिया है। राष्ट्र की छवि, प्रदेश की छवि बनाए रखने, बचाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है।
एकता, अखंडता, संप्रभुता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आपकी है। संविधान की उस ताकत को जिंदा रखने की जिम्मेदारी आपकी है जिसमें प्रस्तावना में पहला शब्द और पहला वाक्य कहा गया है, हम भारत के लोग। ये हम भारत के लोग हिजाब वाले लोग, भगवा वाले लोग, राम वाले लोग, अल्लाह वाले लोग, अब्बा जान वाले लोग, मुसलमान वाले लोग, हिंदू वाले लोग क्यों बन करके रह गए हैं? यासिर जिलानी। देखिए राशिद भाई, अगर मसले को आप समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही बड़ा दिल करके, आप देखिए कि ये मसला कर्नाटक के एक स्कूल में एक बच्ची के एक विजुअल को देखने के बाद कुछ लड़के आते हैं और वो नारा लगता है और उसके बाद यासिर भाई, जी मैं बीच में आपको टोक करके आप ही अपनी बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बात ये बताइए, आग क्या उस वीडियो ने लगाई है? आग कहां से लगी है ये समझने की कोशिश कीजिए। आपके यहाँ यानी उस राज्य में, कर्नाटक में, कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 का सेक्शन 133(2) ये अप्लाई कर दिया गया। अभी तक एजुकेशन एक्ट 1983 का सेक्शन 133(2) याद नहीं आ रहा था, एकाएक याद आ गया। जब एकाएक याद आ जाएगा ना तो उसी तरीके के रिएक्शंस आते हैं। आग यहां से लगी है, आग वीडियो से पहले यहां से सुलगी है, इसको भी समझें। मामला कोर्ट में है और कोर्ट का फैसला आना है। किसी पर्टिकुलर केस पे मैं सिर्फ उसको एक उदाहरण के संदर्भ में आपके सामने रखना चाह रहा था। आप ऐसे बहुत सारे जगह पे हैं। केरला में मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी है जिसने अपने लगभग 150 उनके इंस्टीट्यूशन में 60 से 70 इंस्टीट्यूशन जो रिटन परमिशन के साथ उन्होंने हिजाब बैंड किया हुआ है। ये आप खुद सर्च करेंगे, आप बड़े तार्किक और तर्क के साथ डिबेट करते हैं, बड़ी आपकी रिसर्च वाली सहाफत है। लेकिन आप देखिए कि हिजाब और बुर्के को लेके जो तुष्टीकरण की राजनीति की प्रकाष्ठा करने वाली विचारधारा है वो किस तरीके से कूद गई। कभी आपने ओवैसी साहब से पूछा कि उन्होंने उन्हीं बच्चियों के अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जो उनके ही हैदराबाद में हालात बहुत खराब हैं, बच्चियां किस पायदान पे खड़ी हैं, उस पर ध्यान दिया या उस पर वो जोश में आके भाषण जो देते हैं, जो भड़काने का काम करते हैं, जो वोट को वो कोशिश कर रहे हैं कि एक बच्ची के कंधे पे रख के वो अपने वोट को संभाल पाए, तो मुझे लगता है वो नाइंसाफी कर रहे हैं। और स्कूल जो होता है, यूनिफॉर्म पे बार बार सारे लोग हर चैनल पे चर्चा हो रही है, ठीक है, यूनिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात कहां से सीखते हैं? स्कूल और कॉलेज से। मैं और आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करी है, वहां ये बताइए, आप तो उस कॉलेज में है जहां अभी ये इंसिडेंट सामने आया, वहां से पढ़ाई करी। मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी। हमने तो कभी नहीं देखा कि कोई मुस्लिम लड़कियां पर्टिकुलर जो हमारे साथ थी, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। अभिमन्यु त्यागी जी, यासिर भाई ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया है, रेस कर दिया है। अभिमन्यु त्यागी जी, चूंकि मैं राशिद हाशमी सबसे पहले एक हिंदुस्तानी हूं, उसके बाद एक मेरा धर्म है। यह धर्म यह बताता है कि इस्लाम में कहीं पर भी यह नहीं कहा गया है कि एक ऐसा लबादा ओढ़ लिया जाए जिसकी वजह से पूरा चेहरा ढका रहे, जिसकी वजह से दम घुटने लगे। इस्लाम में हिजाब की बात है, नकाब बुर्के की बात नहीं है। इस्लाम में कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि पूरा चेहरा ढक लिया जाए। इस्लाम में कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि गर्मी पड़ती रहे 50 डिग्री की और काला कुर्ता कोई भी लड़की डाल ले। फिर हिजाब के नाम पर इतना बवाल मचाने की कोशिश आप लोग क्यों कर रहे हैं? नमाज, आपको पता है इस्लाम कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, कितना ज्यादा आपको ढिलाई देता है। नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है इस्लाम में, नौकरी के लिए दाढ़ी जरूरी नहीं है इस्लाम में, 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो हिजाब पर इतनी बहस आप लोग क्यों कराना चाहते हैं कि हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए? आग लगाए रखना चाहते हैं क्या त्यागी जी? देखिए, मैं अपनी बात को अरविंद मोहन साहब की बात से जोड़ते हुए आगे रखना चाहूंगा। वो बात यह है कि जो जहां तक शिक्षा की बात है, स्कूल की बात है, कॉलेज की बात है, विश्वविद्यालय की बात है, वहां के जो नियम कायदे हैं उसका मेरी निजी राय है उसका पालन एक स्तर तक या पूर्ण स्तर पर होना चाहिए और सभी के द्वारा होना चाहिए, धार्मिक आधार पर हो या स्कूल की ड्रेस के लिए हो। अगर वहां हिजाब की बात हो या जनेऊ की बात हो, जो भी बातें हो, जो भी मापदंड हो, उसका पालन करें। लेकिन उससे इतर जो भी देशवासी हैं, बच्चे हैं, उनके लिए अलग मापदंड जरूर रखना चाहिए। बच्ची थी वो, वहां हुड़दंगी नारे लगा रहे थे, ये भी तो हमारे घर में बहन बेटियां हैं।
आप ये वो भी बताएं, संदेश दे रहे हैं सियासत कि इस की तरीके का धार्मिक एक जड़, तरफ तो माहौल अरे नहीं है सुनिए ना त्यागी बच्चों को पढ़ने का, सियासत लड़कियों की को पढ़ने धार्मिक का जड़ माहौल में नहीं है। मट्ठा डाला किसने? समझिए, सियासत की धार्मिक जड़ में मट्ठा डाला आप लोगों ने। जब ये लगा कि शाहबानो वाले केस में फंस गए हैं तो फिर आप लोगों ने ताले खुलवा दिए। जब आपको ये लगने लगा कि शाहबानो केस में बड़ी बुराई हो गई है, आपने रामायण शुरू करा दिया। जब आप लोगों को ये लगने लगा कि आप तो एक्सीडेंटल हिंदू हैं तो आप जनेऊधारी बन गए, आचमन भी करने लगे। इसलिए जो धार्मिक सियासत है ना, मट्ठा डाला है आप लोगों ने, समझिए। आप 100 स्वीकार कीजिए। देंगे क्या सर्टिफिकेट? आप बताइए ना, आप देंगे सर्टिफिकेट? कौन एक्सीडेंटल अरे हिंदू है, मैं नहीं कौन दूंगा, पूर्ण सनातनी है? मैं नहीं आप दूंगा। देंगे क्या मैं certificate? कौन होता हूँ? अरे आप मैं तो थोड़ा बड़ा कायदे तुच्छ से प्राणी बात हूँ। कीजिए। आप मैं तो बड़ा बेशक तुच्छ ना प्राणी बैठे हूँ, मैं हैं, क्या दूंगा? लेकिन आप एक्सीडेंटल मेरी कौन सी बिसात है कि मैं देने लगूं? आपको मुद्दे की बात करनी है, आप मुद्दे की बात कीजिए। हाँ, मैं मुद्दे की बात ही तो कर रहा हूँ। अरे मंदिर मस्जिद इस हिंदुस्तान में शुरू किसने कराया? एक मिनट रुक जाइए, यहीं से आगे बढ़िएगा, यहीं से आगे बढ़िएगा, यहीं से आगे बढ़िएगा। हेडलाइंस, यहीं से आगे बढ़िएगा। हेडलाइंस का वक्त हो गया है। त्यागी जी यहीं से आगे बढ़ेंगे। हेडलाइंस का वक्त हो गया है। अखिलेश यादव ने भी हिजाब के नाम पर चुप्पी कैसे साधी है ये भी हम आपको दिखाएंगे। आशीष मिश्रा के नाम पर बवाल काट देते हैं, हिजाब पर चुप्पी। आशीष मिश्रा के नाम पर ट्वीट करते हैं, हिजाब पर चुप्पी। अखिलेश यादव की भी का भी बयान हम लेकर के आएंगे। इस पर मैं रोहित अग्रवाल से सवाल करूंगा, क्योंकि अखिलेश के साथी हैं, आरएलडी वाले हैं लेकिन अखिलेश के साथी हैं, इसलिए रोहित जी से सवाल होगा। बाकी पैनल के पास भी जाएंगे, लेकिन हेडलाइंस। हिजाब पर बवाल हिंदुस्तान में मचा है। कर्नाटक से लेकर के उत्तर प्रदेश तक ये बवाल आ गया है। और चूंकि जैसे ही आशीष मिश्र को जमानत मिली, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। कहते हैं ट्वीट में, खबरदार रहना, जुल्मी हुकूमत की सियासत से उनके पाले पोसे बाहर आ रहे हैं हिरासत से। यानी जो सहूलियत की राजनीति का सब्जेक्ट है उसमें तो बोल गए अखिलेश, लेकिन हिजाब पर कैसे चुप्पी साध गए और ये कह गए कि आवाज नहीं आ रही, सवाल सुनाई नहीं दे रहा। देखें एक बार आप। हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी कर्नाटक में कंट्रोवर्सी चले हिजाब को लेकर, आवाज नहीं आ रही। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी कर्नाटक में कंट्रोवर्सी चले हिजाब को लेकर, आवाज नहीं आ रही। अखिलेश यादव से हिजाब पर सवाल किया गया। रोहित जी आपके साथी हैं, अखिलेश को आवाज क्यों नहीं आई? हिजाब की आवाज क्या इतनी धीमी होती है क्या? देखिए राशिद भाई, मुझे लगता है ना, ये जो नैरेटिव सेट करना आप चाहते हो, अब आपको अगर बुरा लगे या अच्छा लगे ये आप जानो, लेकिन ये गलत है। आपको पीछे आवाज, आपको सुनाई पड़ रहा है ना कि कितनी देर म्यूजिक चल रहा है। अगर आवाज नहीं आई और इतने बड़े नेता अगर कह रहे हैं आवाज नहीं आई, तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाना ही मुझे लगता है। अरे उसमें तो राशिद भाई इन्होंने ड्यूटी नहीं करा, जो कल इनका ही जिलानी साहब चुप रहो जरा सा। अरे आपने ट्वीट कर दिया ना, जिलानी साहब आपकी दुकान चल रही है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और आरएलडी दोनों की दुखती रग पे मैंने हाथ रख दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आरएलडी दोनों की दुखती रग पे मैंने हाथ रखा है। पहले रोहित जी बोलेंगे, उसके बाद यासिर भाई बोलेंगे। डिबेट का डेकोरम मेंटेन रहेगा, डिबेट का डेकोरम मेंटेन रहेगा। पहले रोहित अग्रवाल बोलेंगे, यासिर जी उसके बाद आप रिबट करेंगे। डिबेट में एक डेकोरम होता है। यासिर भाई नहीं, यासिर जी नहीं, यासिर जी नहीं। जब आप बोल रहे थे रोहित खामोश थे। यासिर जी नहीं, यासिर जी नहीं, यासिर भाई, यासिर जिलानी जी, यासिर जिलानी जी होल्ड, यासिर जी होल्ड। रोहित जी बोले, रोहित जी बोले, रोहित अग्रवाल बोलेंगे। नहीं नहीं ना, रोहित जी बोलेंगे, रोहित अग्रवाल बोलेंगे। जिलानी जी का इंटरेस्ट कितना ज्यादा है हिजाब में, ये साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का इंटरेस्ट कितना ज्यादा है धर्म की राजनीति में, जाति के नाम पे राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की बात नहीं करना चाहती, वो युवाओं के एजुकेशन की बात नहीं करना चाहती, वो किसान की फसल की बात नहीं करना चाहती, वो चाहती है धर्म के नाम पे कुछ करा हो। 5 साल इन्होंने मछली बाजार नहीं बनाएंगे। आलोक मेहता जी, आशीष मिश्रा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि धर्म पर संविधान कहता क्या है? सारी आवाजें नीचे कर दें। सबसे बड़ा सवाल यह है कि धर्म पर आखिरकार संविधान, आलोक जी, कहता क्या है? संविधान का एक अनुच्छेद है 25 और 25 से लेकर के 28 तक, जो धार्मिक आजादी है, इसके मौलिक अधिकार की व्यवस्था इसी अनुच्छेद 25 से 28 तक में की गई है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की आजादी पूरी तरीके से है, लेकिन यह स्वतंत्रता यानी यह आजादी पूरी नहीं है। इस पर शर्तें लागू हैं। शर्तें ऐसी लागू हैं कि उसे लेकर के डिसीजन राज्य सरकारें कर सकती हैं। तो फिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? क्या संविधान को हर कोई अपने चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा है? आलोक जी। जी, हम लोग इसलिए ज्यादा, हमारे मेहमान हैं, नाराज न हो, इसलिए अदालत में मामला है, इसलिए हम मान ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यदि कहेगा कि नहीं साहब सब वो पहने,
कल अशोक गहलोत जी, कल राजस्थान में चुनाव होगा, वहां पर भी कहा जाएगा कि सिर ढक करके लड़कियों को आना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में भी कई ऐसे परिवार हैं जहां पर ये कहा जाता है कि भाई सिर ढककर लड़कियां ही जाएंगी, वरना जो लड़कियां जा भी रही थी पढ़ने के लिए, चाहे मोदी जी ने कहा हो या अशोक गहलोत ने कहा हो, प्रियंका जी ने कहा हो, और हम सही बात बता रहे हैं, हम 11 इसलिए है कि वो घूंघट, उसके बाद कहेंगे घूंघट पहने बिना जाए नहीं देंगे हम अपनी बेटी को, क्योंकि मुस्लिम परिवारों में यही तो कहा जाता है। कई जो कट्टर लोग हैं वो चाहते हैं कि इस तरह से उसको किसी तरह से वो किया जाए। इसलिए जो आपने कहा कानूनी धाराओं पर कपिल सिब्बल साहब ने कल एप्लीकेशन लगाई, देखिए सारे, आज श्रीनिवास जी ने लगाई, तो कांग्रेस की चिंता का विषय धार्मिक स्वतंत्रता है, हम आप उसके समर्थक हैं। धार्मिक स्वतंत्रता में कोई, जैसा, और मैं अरविंद जी से बात थोड़ा संशोधन करूंगा, कोई दाढ़ी से आपत्ति नहीं हो सकती, अभी भी कानून के खेल में अलाउ है, इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि दाढ़ी हो, जरे, देखिए शरीर के किसी अंग के बारे में कोई आपत्ति किसी धर्म से जोड़ा नहीं जा सकता, कोई दाढ़ी रखे, कोई चोटी रखे, उस पर नहीं, कपड़ों पर है। स्कूल की ड्रेस, बच्चे जैसे, देखिए मुझे हमारे बच्चों में बहुत, मैं बिल्कुल शपथ पूर्वक कह सकता हूँ कि हमारे आप बच्चे या हम भी जब बच्चे थे तो पता नहीं चलता था कि कौन क्या है, समझ में, कई छोटे बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम था मुस्लिम कौन है, ईसाई कौन है, सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, उनकी वेशभूषा एक होती है। और सरकार स्कूलों में, जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कर्नाटक में तो नहीं होगी, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि संपन्न राज्य है, गरीब से गरीब, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, सब राज्यों में बाकायदा स्कूल के लिए, गरीब बच्चों के लिए ड्रेस स्कूल दे रहा है। इसलिए ये कहना कि वो अपने आप कुछ पहने, स्कूल के लिए एक समान ड्रेस होना चाहिए, कांग्रेस के लोग इतना समझते नहीं है। समाजवादी तो फिर भी जानते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ओवैसी साहब को तो मौका मिल गया, उनको तो लगा कि ठीक है, मौलानाओं को मौका मिलेगा कि नहीं, सबको बिल्कुल इस्लाम के हिसाब से। और इस्लाम में, जैसा आपने कहा राशिद जी, आप खुद जानते हैं कि इस्लाम में या किसी भी वेद पुराण में, वेद में खास करके, कहीं कुछ चीजों को, इस बारे में कुछ नहीं ज्यादा व्याख्या है। आप अपने हिसाब से पूजा करें, आप नमाज पढ़ें, आप कहीं चर्च में जाएं, उस पर कोई थोड़ी आपत्ति है। सोनिया गांधी जब चर्च में जाती थी तो हमने उसके बारे में भी रिपोर्ट छापते थे आज से 30 साल पहले, उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है, कोई चर्च जाएगा, कोई मंदिर जाएगा। आज प्रियंका जी मंदिर जा रही है, अखिलेश जी, मुलायम सिंह हनुमान जी के भक्त रहे हैं, तो इस पर कोई बीजेपी आरएसएस ने आपत्ति की? मैंने तो कहा कि आरएसएस के लोग, मुलायम सिंह जब जेल में रहे, हम तो सब लोग के आपस में संबंध रहे हैं। इसलिए ये जो ड्रामा आज के समय में किया जा रहा है, केवल सत्ता के लिए हो रहा है, जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 10 मार्च के बाद मुमकिन यह है कि हिजाब के नाम पर जितने भी राजनीतिक मेढक अगर सामने निकले हुए हैं तो ये वापस से चले जाएंगे। हालांकि अरविंद मोहन जी, कर्नाटक और गुजरात फिर से है, इसलिए ये तो चलाना चाहते हैं। अच्छा, ये चलता रहेगा, अयोध्या की तरह चाहते हैं कि ऐसा मामला हो। और राजनीति, वैसे भी राजनीति में कहते हैं कि उनकी भी एक तरह से वो था कि बाबरी मस्जिद खत्म होगी तो ठीक हो जाएगा। कांग्रेस के कई लोग ये भी मानते हैं, ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी ये नहीं है, वो बाबरी मस्जिद गिराने में भी उनकी एक अपना एक इच्छा रही है कई लोगों की। हाँ, वैसे भी राजनीति में कहते हैं कि सियासत में गड़े मुर्दे बार बार उखाड़ते रहें, उसका पॉलिटिकल टाइमिंग के हिसाब से फायदा मिल जाता है। लेकिन क्या है ना अरविंद जी कि हर एक इशू को पोस्टर बॉय या पोस्टर गर्ल बना लिया जाता है। हमने देखा है, इशू की मैं बात कर रहा हूं, कभी अपने पोस्टर में राम, कभी पोस्टर में ज्ञानवापी, कभी पोस्टर में प्रभु श्री कृष्ण, कभी पोस्टर में किसान भी होते हैं, कभी पोस्टर में लखीमपुर खीरी भी, और कभी पोस्टर में हिजाब भी होता है। हिजाब किसके लिए पोस्टर में फायदेमंद होगा, हिजाब किसके लिए पोस्टर में नुकसान करेगा, हिजाब के नाम पर अभी आगे आपको क्या लगता है कितना सियासी बवाल होने वाला है? और क्या यह माना जाए कि कोई भी सोच अगर पक्की करनी है तो छात्रों में डाल दो, ये सोच पक्की हो जाएगी? क्या इस नियत से भी काम किया जा रहा है? क्या हिजाब को भी छात्रों में डाल दो, सोच जो भी बननी होगी पक्की हो जाएगी, चाहे फेवर में हो या फिर विपक्ष में? देखिए, पॉलिटिकल फायदा एक पॉइंट है और वो चलता रहेगा, और उसमें दोनों ग्रुप्स को फायदा है। मैं मानता हूं कि जो मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं या मुसलमानों का वोट पर जिनकी नजर है, उनका भी इसमें लाभ जुड़ा हुआ है, और जो हिंदू वोट की पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि हमने अब 3 तलाक से मुस्लिम औरतों को कितना फायदा हुआ ये अलग मसला है, लेकिन उससे हिंदू पोलराइजेशन में मदद मिलती है और मदद मिली है। तो इन चीजों पे बहुत बहस नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही पक्ष इसमें इन्वॉल्व हैं और दोनों पक्ष की वोट की पॉलिटिक्स है। जो असली नुकसान होने वाला है या हो रहा है, वो जो लॉन्ग टर्म चीज जो आप कह रहे हैं कि बच्चों के मन में जहर जब घोला जा रहा है, उसका असर बहुत लंबे समय तक होगा। आप इसी कर्नाटक के जो किस्से हम अब सुन रहे हैं कि पीएफआई का स्पॉन्सरशिप भी था, फिर ये भी कि एक लड़की अगर हिजाब पहन के आ रही है तो 50 लड़के वहां दिख रहे हैं जो
भगवा चादर ओढ़े हुए हैं। अब ये लड़के ऐसे उठ के नहीं आ गए उस लड़की को घेरने या उसके खिलाफ नारेबाजी करने, उनको भी कोई जरूर प्लान करके लेके आ रहा है। तो अब वो लड़की अगर जवाब उसका देती है या उसके पक्ष में कोई खड़ा होता है तो वो एक पॉइंट सामान्य है। वो मुझे भी लगता है कि लड़की अगर इस तरह से जवाब दे रही है तो अच्छा कर रही है, बहादुरी दिखा रही है। और इतने लड़के घेर रहे हैं, ये असल में पुरुषार्थ नहीं है, ये नामर्दगी है बेसिकली, कि आप एक लड़की के खिलाफ इतने सारे पुरुष इस तरह से नारेबाजी करें। लेकिन ये मसला उतना भर का नहीं है। ये मसला कहीं ना कहीं इसके पीछे जो लंबी पॉलिटिक्स जो लोग चल रहे हैं, जिनको इसी में आनंद आता है कि इसी पे समाज बंटा रहे और इन्हीं मसलों पे उलझा रहे, और ये हम अपने बचपन से देख रहे हैं। कोई आज पहली और पत्रकारिता के बचपन से तो देख ही रहे हैं कि तब से इशू उठा जा रहा है। और जो आप कह रहे हैं, आलोक जी कह रहे थे, वो बात भी उतनी ही सही है कि एक दफे ये मसला अगर कहीं कोई सॉल्व भी हो जाए तो वो कहीं ना कहीं हम सब देख रहे हैं कि राम मंदिर का मसला कैसे था, और अब वही राम मंदिर उत्तर प्रदेश चुनाव में काम नहीं आ रहा है। अभी कहीं आप चुनाव में राम मंदिर का जिक्र सुन रहे हैं, अरविंद मोहन जी करेंगे क्या? तो वो मसले जो हैं वो ऐसे ही तो कोई इसको खत्म नहीं करना चाहता। कोई इसको कि खत्म हो जाए ये झगड़ा। कांग्रेसी चाहते थे कि राशिद भाई आप अरविंद मोहन जी से बुलवा लीजिए फिर पूरे टाइम। यासिर जिलानी जी एक बात सुन तो लीजिए यासिर भाई। अच्छा आप ही बता दीजिए। यासिर जिलानी जी, जब हम बोल रहे थे तब तो आप बीच में पूछ रहे थे, अब एक्सपर्ट बोल रहा है तब भी आपको दिक्कत हो रही है। यासिर जी एक एक्सपर्ट बोल रहा है तब भी आपको दिक्कत हो रही है। यासिर जी बोल रहे हैं। अरे यासिर जी बोल रहे हैं। यासिर जिलानी जी बोल लीजिए। अरे नाराज मत होइए, बोल लीजिए। अच्छा यासिर जी यही बता दें कि जनता ने आपको विदा करने का काम किया है। अब आप तीनों लोग एक साथ बोलने लगते हैं, जब आप तीनों लोग एक साथ बोलने लगते हैं ना तो दिक्कत होती है। यासिर जी बोले। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, चाल चरित्र चेहरा, और ये इनके संस्कार है। एक एक्सपर्ट अगर बोल रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा और संस्कार एक्सपोज हो रहे हैं चैनल के ऊपर, बिल्कुल एक्सपोज हो रहे हैं। इनको ये काम है नफरत फैलाने का। अभिमन्यु त्यागी जी, नफरत कौन फैला रहा है कौन नहीं है तो सबसे बड़ा सवाल है ये। यासिर जिलानी जी, यासिर भाई, यासिर जी आपने जितने आरोप लगाए हैं ना इस पर अभिमन्यु त्यागी को जवाब दे रहे हैं। अभिमन्यु त्यागी जी, क्यों आखिरकार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कोशिश होती है कि कोई रिवाज अगर धर्म का हिस्सा नहीं है तो उसे भी बना दिया जाए, कोई प्रतीक अगर धर्म का हिस्सा नहीं है तो उसे भी बना दिया जाए। देखिए, नमाज धर्म का हिस्सा है, कुरान शरीफ धर्म का हिस्सा है, लेकिन नकाब, हिजाब, बुर्का ये धर्म का हिस्सा नहीं है। चेहरा ढक लेना ये धर्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप लोग यही धर्म का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको सियासत में इससे फायदा मिला करता है। जवाब दें। देखिए, मैं सबसे पहले आलोक मेहता साहब की वो बात का समर्थन करता हूं, एक दो पॉइंट का। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जो इन्होंने बात कही है, चाहे हिजाब हो चाहे हो घूंघट की बात कही हो, जो मैं वहां तक समर्थन करता हूं। लेकिन जहां तक जो आपके द्वारा कही गई बातें हैं कि जो धर्म में नहीं है, धार्मिक पुस्तकों में नहीं है, आप मेरी बात को पकड़ लेंगे क्योंकि मैं निजी आधार पर बोल रहा हूँ, पार्टी लाइन से अलग हट के बोल रहा हूँ। गणेश विसर्जन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होने लगा है। जो आप पार्टी के प्रवक्ता बन के आते हैं, यहाँ पे निजी क्या होता है? राशिद भाई, मुझे कड़ा ऑब्जेक्शन है, जब आप पार्टी के प्रवक्ता बन के आते हैं आप चैनल पे मत आओ। यहाँ पे अभिमन्यु त्यागी को थोड़ी ना बुलाया, यहाँ कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी को बुलाया गया है। निजी आधार क्या होता है? अगर आपके पास स्टैंड नहीं है अपनी पार्टी का तो मत रखने आओ आपकी टीवी डिबेट के ऊपर, क्यों आते हो आप? ठीक है, एक मिनट, अभिमन्यु जी बोले। धार्मिक आधार पर जो आप कह रहे हैं ना, धार्मिक पुस्तकों में नहीं है। गणेश विसर्जन अब पूरे गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर सब जगह होने लगा है। वो कहां धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है? हिंदुओं की धार्मिक किताब में भी नहीं लिखा हुआ, गणेश मूर्ति विसर्जन का नहीं लिखा हुआ। तो ये बातें क्या है, जो परंपराएं होती है ये अपनी अलग तरह से चलती है। श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन से कहा है कि उन्होंने जब उनसे कहा कि जो मैं आज तुम्हें सीख देने जा रहा हूं वो सीख उससे पूर्व मैंने सूर्य को दी, सूर्य ने मनु को दी, मनु ने इक्ष्वाकु को दी, लेकिन आज मैं एक नई परंपरा रख रहा हूं। तुम मेरे भाई भी हो, सखा भी हो, लेकिन गुरु शिष्य की मैं परंपरा रख रहा हूं।
तो परंपराएं तो रखी जाती है। यासिर जी, बात ये है समानता की। यासिर जी, चूंकि मैं बच्ची डिबेट के है, कंक्लूडिंग लड़कियां पार्ट में हूं, आपसे हैं, गारंटी मैं एजुकेशन चाहूंगा। लेने में घर यासिर जी, जाने चूंकि आप शासन और कर रहे हैं बंटवारे केंद्र की में, बात ना हो, आप बैठ के शासन बात कर रहे हैं हो, उत्तर प्रदेश में, मैं आपसे काउंसलिंग हो। गारंटी चाहूंगा कि धर्म के नाम पर माहौल नहीं बिगड़ेगा, ये गारंटी मुझे चाहिए। धर्म के नाम पर कहीं भगवा या कहीं हिजाब नहीं होगा, ये गारंटी मुझे चाहिए। धर्म के नाम पर कहीं हिंदू या मुसलमान नहीं होगा, ये गारंटी मुझे चाहिए। धर्म के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश नहीं होगी, ये गारंटी मुझे चाहिए। और ये गारंटी ताल ठोक करके कोई मुझे क्यों नहीं दे पा रहा है? यासिर जी, देखिए, जब राजनीतिक ये तौर गारंटी आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र ही है। रोहित जी कह रहे हैं कि ये गारंटी आप नहीं दे सकते। यासिर भाई, जवाब। नहीं चलेगी, दूसरे को इनकी तो पार्टी ही इस आधार पर चलती है कि सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर दी है और सिर्फ जाति के नाम पर राजनीति कर दी है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इनका चाल चरित्र चेहरा भी आपके डिबेट में एक्सपोज हुआ जब एक्सपर्ट बोलता है। यासिर जिलानी जी, अभिमन्यु त्यागी जी, रोहित जी, आलोक जी, अरविंद जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे डिबेट में अपना बेशकीमती समय देने के लिए। लेकिन अंत में एक ही चीज कहना चाहूंगा, हिजाब विवाद कर्नाटक से चला उत्तर प्रदेश तक पहुंचा, लेकिन यूपी की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि अपने हक की बात करना क्या होता है। यूपी की जनता को यह पता है कि रंगों की राजनीति हम नकार देंगे। यूपी की जनता यह जानती है कि अगर हिजाब के नाम पर कोई बवाल करने की कोशिश करेगा तो इसे भी नकारा जाएगा। हिजाब को अगर कोई प्रतीक चिन्ह बनाने की कोशिश करेगा तो इसे भी नकारा जाएगा। और यूपी बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि हिजाब के नाम पर अगर बवाल काटने की कोशिश हुई, और जिस जौनपुर में बवाल काटने की कोशिश हो रही है, वहां का सांप्रदायिक सौहार्द पूरे पूर्वांचल के लिए एक मिसाल है, क्योंकि मैं खुद उसी शहर का रहने वाला हूं। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।